कई डेकेड्स पहले दुनिया अचानक एक मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर गई। हर जगह खतरनाक घोस्ट्स और इविल स्पिरिट्स दिखने लगे, जिससे पूरी सोसाइटी केओस में डूब गई। इसी दिन से मिथिकल एरा की शुरुआत हुई। इस नए युग में लोग यूनिक क्लासेस अवेकन कर सकते थे, पावरफुल स्किल्स सीख सकते थे, अपनी रैंक बढ़ा सकते थे और लगातार स्ट्रॉन्गर होते जाते थे। अवेकन्ड वॉरियर्स ही ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी होप बन गए। ये लोग ब्लू स्टार पर घूम रहे मलिशियस घोस्ट्स और टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स से लड़ते थे। अनगिनत बैटल्स और सैक्रिफाइसेस के बाद इंसानों ने सेफ टेरिटरीज एस्टैब्लिश की, जहां ह्यूमैनिटी अब भी सर्वाइव कर रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि मिथिकल एरा सिर्फ अवेकन्ड क्लास होल्डर्स का था। वही इस दुनिया के असली रूलर्स और प्रोटेक्टर्स थे, जो अपनी ताकत से फ्यूचर को शेप दे रहे थे। सीन शिफ्ट होता है लॉन्गशा फेडरेशन के हाई किंग हाई स्कूल में, जहां अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है और सभी स्टूडेंट्स एक ग्लोइंग गोल्डन मैजिक सर्कल के आसपास जमा हो जाते हैं, जिसके बीच में एक एंशिएंट ऑल्टर बना हुआ था। कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर ल्यू हु, एक स्ट्रॉन्ग और दाढ़ी वाले इंस्ट्रक्टर, सभी स्टूडेंट्स को देखकर कहते हैं, आज का दिन तुम सबकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। आज तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम सब अपनी डिजायर्ड प्रोफेशन अवेकन करोगे। उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच खड़ा था फैंग जाओ। कई साल पहले इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ल्यू हु उसका नाम बुलाते हैं। फैंग जाओ, तुम्हारी बारी। स्टूडेंट्स साइड में हट जाते हैं और फैंग जाओ धीरे धीरे मैजिक सर्कल की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो ऑल्टर के पास पहुंचता है, कुछ लड़कियां उसके बारे में बात करने लगती हैं। एक लड़की कहती है, मुझे लगता है फैंग जाओ प्रीस्ट अवेकन करेगा, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी ही लगती है। दूसरी तुरंत हाँ में हाँ मिलाती है, बिल्कुल, इतना हैंडसम लड़का अगर कोई और प्रोफेशन अवेकन करे तो वेस्ट ही होगा। लेकिन सब लोग उनकी बात से अग्री नहीं थे। एक ब्लॉन्ड हेड लड़का जलन भरी नजरों से फैंग जाओ को देखते हुए बोलता है, लुक्स से कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रोफेशन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। उसके पास सनग्लासेस पहना हुआ स्टूडेंट भी उसकी बात से अग्री करता है। तभी भीड़ के पीछे खड़ी एक फीमेल स्टूडेंट फैंग जाओ को सपोर्ट करते हुए कहती है, तुम लोग बस उससे जेलस हो क्योंकि वो हैंडसम है। इसी बीच इंस्ट्रक्टर ल्यू हु फैंग जाओ की फाइल देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि फैंग जाओ एक मार्टर का ऑर्फन बेटा है और एकेडमिक्स के साथ साथ फिजिकल एबिलिटी में भी आउटस्टैंडिंग है। फैंग जाओ ऑल्टर के सामने पहुंचकर अपनी उंगली ग्लोइंग मैजिक सर्कल पर रख देता है। अगले ही पल सारे रून्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक जबरदस्त एनर्जी उसके बॉडी में दौड़ जाती है। एक जाइगैंटिक पिलर ऑफ गोल्डन लाइट आसमान को चीर देता है। पूरा स्कूल ग्राउंड जोर से हिल उठता है और स्टूडेंट्स अपनी आंखों को हाथ से ढक लेते हैं। सब हैरान रह जाते हैं, इतनी पावरफुल अवेकनिंग, आखिर इसने कौन सी प्रोफेशन अवेकन की है। लेकिन उसी वक्त गोल्डन लाइट के बीच से डार्क ग्रीन ब्लैक फ्लेम्स फूट पड़ती हैं। शैडो एनर्जी फैंग जाओ के बॉडी को सराउंड कर लेती है और स्कूल के ऊपर एक जाइगैंटिक क्रॉस शेप्ड फिनोमिनन क्रिएट हो जाता है। इंस्ट्रक्टर ल्यू हु की आंखें शॉक से फैल जाती हैं। हेवन एंड अर्थ फिनोमिनन, ये कौन सी प्रोफेशन हो सकती है। स्पेक्ट्रल मिस्ट के अंदर एक टेरिफाइंग अनडेड आर्मी नजर आती है। स्केलेटल नाइट्स, घूल्स, हॉर्न्ड मॉन्स्टर्स और उनके पीछे खड़े थे पावरफुल अनडेड रूलर्स, एक स्केलेटल किंग, स्कल फेस्ड मेज और हॉर्न्ड शेमन। सबसे बीच में खड़ा फैंग जाओ बिल्कुल काम था। उसके सामने एक गोल्डन सिस्टम विंडो खुलती है। अवेकनिंग सक्सेसफुल, प्रोफेशन नेक्रोमैंसर। ये नाम देखते ही उसके पीछे एक जाइगैंटिक शैडो स्पिरिट अपीयर होती है और उसकी शैडो के साथ मर्ज हो जाती है। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। नेक्रोमैंसर, ये तो सबसे यूजलेस कॉम्बैट प्रोफेशन है। रेयर जरूर है, लेकिन अनडेड रेल्म तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इस प्रोफेशन का फ्यूचर ही नहीं है। फैंग जाओ उन सब की बातों को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। उसका स्टेटस पैनल सामने आता है। प्रोफेशन नेक्रोमैंसर, रैंक अप्रेंटिस, लो रैंक। उसी वक्त एक मैकेनिकल सिस्टम वॉइस उसके दिमाग में गूंजती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अनडेड रेल्म एक्सपीरियंस सिस्टम एक्टिवेटेड। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि उसका कनेक्शन अनडेड रेल्म से एस्टैब्लिश हो चुका है। उसके लिए एक स्पेशल अनडेड क्लोन क्रिएट किया गया है।
ये क्लोन अनडेड रेल्म में फ्रीली एक्सप्लोर करेगा, अनडेड मॉन्स्टर्स को डिवावर करेगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा और लगातार स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और जब चाहे फैंग ज़ाओ उस क्लोन को रियल वर्ल्ड में समन भी कर सकता है, हालांकि उसमें कुछ रिस्क्स भी होंगे। फैंग ज़ाओ अपने हाथ में जलती हुई ग्रीन स्कल फ्लेम को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि यह सिस्टम उसके प्रोफेशन के लिए परफेक्ट मैच है। जैसे ही वो सिस्टम एक्टिवेट करता है, उसकी विजन इंस्टेंटली अनडेड रेल्म में शिफ्ट हो जाती है। ब्लड रेड मून के नीचे एक रूइंड वेस्टलैंड था। वहां एक टावरिंग स्केलेटल वॉरियर डार्क आर्मर पहने खड़ा था। फैंग ज़ाओ तुरंत समझ गया, ये मेरा अनडेड क्लोन है। सिस्टम बताता है कि वो टेम्परेरीली उस क्लोन को पोजेस कर सकता है, उसके थ्रू एक्सपीरियंस गेन कर सकता है और जो भी अनडेड मॉन्स्टर्स वो मारेगा, फ्यूचर में उन्हें रियल वर्ल्ड में समन भी कर सकेगा। स्केलेटन क्लोन एक माउंटेन जैसे मॉन्स्टर कॉप्सेस के ऊपर खड़ा था। ये देखकर फैंग ज़ाओ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इनफ अनडेड मॉन्स्टर्स किल करता रहा तो एक दिन मेरे पास एंडलेस अनडेड आर्मी होगी। उसने डिटर्मिनेशन के साथ अनाउंस किया, पूरा अनडेड रेल्म मेरा हंटिंग ग्राउंड बनेगा। फिलहाल फैंग ज़ाओ एक्सप्लोरेशन को बाद के लिए छोड़ देता है और दोबारा अवेकनिंग सेरेमनी पर फोकस करता है। वो सिस्टम को ऑर्डर देता है, मेरे अनडेड क्लोन को रियल वर्ल्ड में समन करो। सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। उसके पैरों के नीचे ग्रीन आई शेप्ड मैजिक सर्कल अपीयर होता है। इथीरियल चेन्स और ग्लोइंग रून्स हवा में घूमने लगते हैं। ग्रीन फ्लेम्स के बीच धीरे धीरे एक आर्मर्ड स्केलेटन मटीरियलाइज होता है, जिसके कंधों पर डार्क क्लोक लहरा रही थी। फैंग ज़ाओ उस समन को देखकर मुस्कुराता है। अभी के लिए ये उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समन था। स्टेज पर इंस्ट्रक्टर ल्यू हु अगले स्टूडेंट बाई च्योशन का नाम अनाउंस करते हैं। एक पल के लिए वो फैंग ज़ाओ और उसके स्केलेटन समन को देखते हैं और दिल ही दिल में अफसोस करते हैं, इतना टैलेंटेड स्टूडेंट, काश इसने नेक्रोमैंसर के अलावा कोई और प्रोफेशन अवेकन की होती। लेकिन सब लोग उसकी तरह नहीं सोच रहे थे। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स फैंग ज़ाओ के पास आकर उसे एनकरेज करती हैं, हिम्मत मत हारना, नेक्रोमैंसर होके भी तुम बहुत आगे जा सकते हो। वैसे भी तुम्हारा स्केलेटन समन काफी कूल और इंटिमिडेटिंग लग रहा है। दूर खड़ा ब्लॉन्ड हेड लड़का ये सब देखकर और भी जलने लगता है। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि फैंग ज़ाओ इतनी अटेंशन ले रहा है। उसने मन ही मन सोचा, चाहे ये नेक्रोमैंसर हो, लेकिन मेरा असैसिन प्रोफेशन इससे कहीं सुपीरियर है। उसने डिसाइड कर लिया कि वो फैंग ज़ाओ के स्केलेटन समन को डिस्ट्रॉय करेगा। उसका मानना था कि एक नॉविस नेक्रोमैंसर सिर्फ लिमिटेड समन्स ही कंट्रोल कर सकता है। ब्लॉन्ड हेड लड़के ने चुपके से अपनी कंसील्ड वेपन स्किल साइलेंट स्लीव एरो एक्टिवेट की। अगले ही पल उसने स्केलेटन के सर की तरफ एक हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया। लेकिन अटैक लगने से बस एक पल पहले ही स्केलेटन हवा के झोंके की तरह गायब हो गया और तीर सीधा खाली जगह से निकल गया। वो स्टूडेंट कुछ समझ भी नहीं पाया था कि स्केलेटन उसके पीछे दोबारा अपीयर हो गया। स्केलेटन ने एक जबरदस्त पंच उसकी पीठ पर मारा। लड़का हवा में उछलता हुआ दूर जा गया और जोर से जमीन पर टकराया। एक ही अटैक में वो बेहोश हो गया। फैंग ज़ाओ बिल्कुल शांत कदमों से उसकी तरफ चल दिया, लेकिन इंजर्ड स्टूडेंट ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, इसका समन स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन फैंग ज़ाओ खुद जरूर वीक होगा। ये सोचकर उसने अपनी पर्पल डैगर निकाली और सीधा फैंग ज़ाओ के गले की तरफ अटैक कर दिया। पर फैंग ज़ाओ ने बिना जरा भी घबराए उसकी रिस्ट को हवा में ही पकड़ लिया। उसके हाथ के आसपास ग्रीन लाइटनिंग क्रैकल करने लगी। फैंग ज़ाओ ठंडी आवाज में बोला, ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगला ही पल उसने लड़के को सीधा जमीन पर दे मारा। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि नीचे की घास और मिट्टी उड़ गई और जमीन में बड़ा गड्ढा बन गया। स्टूडेंट बुरी तरह इंजर्ड होकर वहीं बेहोश पड़ा रहा। फैंग ज़ाओ ने बस एक नज़र उस पर डाली और बेपरवाही से बोला, कितना बोरिंग था। इतना कहकर वो कोर्टयार्ड से बाहर निकल गया, जबकि उसका आर्मर्ड स्केलेटन चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर ल्यू हु वहां पहुंचे। उन्होंने हैरानी से पूछा, यहां हुआ क्या था? एक फीमेल स्टूडेंट ने जवाब दिया, सर, लू रिंजी ने फैंग ज़ाओ पर स्नीक अटैक किया था, लेकिन वो 1 सेकंड में ही हार गया। दूसरी स्टूडेंट ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सिर्फ एक ही हिट में उसका काम तमाम हो गया। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट्स भी शॉक में आ गए। नेक्रोमैंसर्स तो सपोजिडली वीक होते हैं, लेकिन फैंग ज़ाओ ने तो पूरी फाइट डोमिनेट कर दी। बाद में लू रिंजी को उसके क्लासमेट्स उठाकर ले गए, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नफरत जल रही थी। दूर जाते हुए उसने फैंग ज़ाओ की तरफ घूरते हुए कसम खाई, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। प्राइवेसी के लिए फैंग ज़ाओ स्कूल के पीछे एक सुनसान कोर्टयार्ड में चला गया। उसका स्केलेटन समन उसके पास गार्ड बनकर खड़ा रहा।
फैंग ज़ाओ ने दोबारा सिस्टम इंटरफेस खोला। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, अनडेड रेल्म एक्सपीरियंस शुरू करें। फैंग ज़ाओ कुछ देर तक फायदे और रिस्क के बारे में सोचता रहा। आखिर उसने डिसाइड किया, अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो अनडेड रेल्म एक्सप्लोर करना ही होगा। सिर्फ वहाँ के अनडेड को डिवावर करके ही मैं ग्रो कर सकता हूँ। उसने कन्फर्मेशन दे दिया। तुरंत ही डार्क एनर्जी ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो अनडेड रेल्म में था। आसमान में ब्लड रेड मून चमक रहा था। हर तरफ हड्डियों का वेस्टलैंड, काले वुल्कैनिक रॉक्स और स्केलेटल ट्रीज नजर आ रहे थे। तभी जमीन फट गई। एक स्केलेटल हैंड बाहर निकला। उसके बाद फैंग ज़ाओ का आर्मर्ड स्केलेटन क्लोन धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से बाहर आया। क्लोन की नज़र से फैंग ज़ाओ ने उसका स्टेटस विंडो देखा। उसमें उसके स्टैट्स, इक्विपमेंट और एक यूनिक स्किल लिखी थी, स्केलेटल आर्ममेंट। ये स्किल हड्डियों से वेपन्स फॉर्ज कर सकती थी। फैंग ज़ाओ ने सोचा, सबसे पहले मुझे एक वेपन बनाना चाहिए। लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही अंधेरे से 3 मैसिव अनडेड वुल्व्स बाहर आ गए। उनकी रेड ग्लोइंग आई सीधा उसकी तरफ टिकी हुई थी। सिस्टम ने तुरंत डेंजर अलर्ट दे दिया। सबसे बड़ा अनडेड 2 हेडेड वुल्फ जोर से दहाड़ा और सीधा उसकी तरफ जंप कर गया। उसके दोनों बड़े जबड़े एक साथ बंद हुए। स्केलेटन मुश्किल से पीछे रोल करके अटैक से बच पाया। वुल्फ के क्लॉज वुल्कैनिक रॉक्स को चीर गए। खुद को संभालते हुए फैंग ज़ाओ ने महसूस किया कि अनडेड रेल्म वाकई उतना ही डेंजरस है जितना मैंने सोचा था। जब वो पोजीशन चेंज करने लगा तभी एक तेज आवाज कैनियन में गूंज उठी। नीचे देखकर उसने पाया कि उसका पैर एक पुराने स्केलेटन के रिब केज में बुरी तरह फंस गया था। वो पैर निकालने की कोशिश ही कर रहा था कि 2 हेडेड वुल्फ दोबारा उसके बिल्कुल सामने आ गया। उसके दोनों मुंह सिर्फ कुछ इंच दूर थे। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। तभी फैंग ज़ाओ की नज़र अपने पैर के पास पड़े एक ढीले स्कल पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने जोर से किक मारी। स्कल सीधा उड़ता हुआ वुल्फ के एक स्नाउट पर जा टकराया। खोपड़ी टूटकर बिखर गई, लेकिन वुल्फ पर इसका लगभग कोई असर नहीं हुआ। उसने सिर्फ अपना सर झटका और फिर से अटैक के लिए दौड़ पड़ा। अब स्केलेटन क्लोन जैकेट वुल्कैनिक टेरेन पर लगातार जंप और डॉज करने लगा। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि स्केलेटन बॉडी को कंट्रोल करना उसकी सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। उसने खुद से कहा, ऐसे फाइट करता रहा तो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तभी उसकी ग्लोइंग ब्लू आइज एक बड़े पाइल ऑफ बोन्स पर जा टिकी जो पास की क्लिफ के सहारे पड़ा था। इसी वक्त ब्लड रेड मून के नीचे 2 हेडेड वुल्फ फिर से उसकी तरफ जंप कर गया। इस बार फैंग ज़ाओ पीछे नहीं हटा। उसने तुरंत स्केलेटल आर्ममेंट एक्टिवेट कर दिया। ब्लू और ब्लैक एनर्जी उसके हार्ट के आसपास घूमने लगी। अगले ही पल डजन्स ऑफ बोन्स हवा में उठ गए। सब हड्डियां एक जगह जमा होकर तेज रफ्तार से एक जाइगेंटिक बोन सिकल में बदल गईं। नया वेपन हाथ में आते ही स्केलेटन क्लोन ने पूरी ताकत से वार किया। रेजर शार्प बोन सिकल सीधा अनडेड वुल्फ के सीने को चीरती हुई गहरा अंदर तक घुस गई। वुल्फ दर्द से जोर से चीखा, लेकिन यह एडवांटेज सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही रहा। अचानक वुल्फ के दूसरे सिर ने साइड से अटैक कर दिया। स्केलेटन क्लोन रिएक्ट भी नहीं कर पाया। उसके पावरफुल जॉज ने स्केलेटन के लेफ्ट आर्म को मजबूती से पकड़ लिया और पूरी ताकत से काट दिया। रियल वर्ल्ड में स्कूल के पीछे वाले सेक्लूडेड कोर्टयार्ड में खड़े फैंग ज़ाओ को अचानक अपने लेफ्ट आर्म में तेज दर्द महसूस हुआ। उसी वक्त अनडेड रेल्म में उसका स्केलेटन क्लोन अब भी 2 हेडेड वुल्फ के जबड़ों से छुटने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही पलों में फैंग ज़ाओ को एक शॉकिंग बात समझ आ गई। अनडेड रेल्म में क्लोन को लगने वाली इंजरीज रियल वर्ल्ड में उसके असली बॉडी पर भी ट्रांसफर हो रही थी। अपने हाथ का फैंटम पेन महसूस करते ही उसने गहरी सांस ली। ये सिस्टम मेरी सोच से कहीं ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन डरने के बजाय उसकी आंखों में और भी ज़्यादा डिटर्मिनेशन आ गया। उसने तुरंत सिचुएशन को एनालाइज किया। जिस वुल्फ से वो लड़ रहा था वो पहले से ही एक अनडेड क्रीचर था। मतलब उसकी सोल एनर्जी उसके लिए पावर बन सकती थी। स्केलेटन क्लोन ने अपनी फ्री हैंड से वुल्फ के एक सिर को गर्दन से मजबूती से पकड़ लिया। अगले ही पल एक जबरदस्त झटके के साथ उसने पूरा सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। सेवर्ड हेड को हवा में उठाकर उसने ठंडी आवाज में कहा, डेथ अब मेरी हुक्म की गुलाम बन। उसने तुरंत अपनी बोन साइथ को दोबारा एक्टिवेट किया। वेपन शेप बदलने लगी। बोन साइथ धीरे धीरे एक लंबी इंटरलॉकिंग स्केलेटल व्हिप चेन में ट्रांसफॉर्म हो गई। फैंग ज़ाओ ने उस चेन को तेज रफ्तार से गोल गोल घुमाया। एक वाइट सर्कुलर अटैक पूरे बैटलफील्ड में फैल गया। जैकेट बोन चेन ने चार्जिंग वुल्फ्स की बॉडीज को सीधा बीच से काट दिया। एक ही अटैक में पूरा वुल्फ पैक खत्म हो गया। कुछ ही सेकेंड्स में बैटलफील्ड बिल्कुल शांत हो गया। बस जमीन पर पड़ी अनडेड वुल्फ्स की लाशें हवा के साथ हिल रही थी। स्केलेटन क्लोन ने अपना वेपन नीचे करते हुए सोचा, स्केलेटल आर्ममेंट सिस्टम के बताए हुए से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी उसकी नजर लीड वुल्फ की डेड बॉडी पर पड़ी। उसके अंदर से एक छोटी सी ब्लू फ्लेम धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। क्यूरियस होकर वो उसके पास गया,
लेकिन जैसे ही उसने उस फ्लेम को देखा, उसके अंदर एक अजीब सी भूख जाग उठी। ये नॉर्मल भूख नहीं थी, ये एक इंस्टिंक्टिव हंगर थी जो उसके पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रही थी। उसने अपना सीना पकड़ लिया। सिस्टम लगातार उसके दिमाग में सिग्नल भेजने लगा। कंज्यूमिंग, एब्जॉर्ब द सोल फायर। बिना किसी रेजिस्टेंस के स्केलेटन क्लोन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने ब्लू सोल फ्लेम को पकड़ा और सीधा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ गया। स्ट्रेंथ प्लस 0.1। उसकी स्ट्रेंथ बढ़कर 0.1 हो गई। बाकी एट्रीब्यूट्स वैसे ही रहे। फैंग ज़ाओ ने तुरंत समझ लिया कि ये इंक्रीज सोल फायर कंज्यूम करने और स्केलेटल आर्मामेंट के कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ। फिर एक और सिस्टम विंडो सामने आई। सोल पावर 0.1। फैंग ज़ाओ ने हैरानी से पूछा, सोल पावर का यूज किस लिए होता है? सिस्टम ने तुरंत एक्सप्लेनेशन दिया। सोल पावर को सोल एनर्जी से कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका यूज किया जा सकता है स्किल्स को डिड्यूस और इवॉल्व करने के लिए, अपनी पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, अपने इक्विपमेंट को एनहांस और अपग्रेड करने के लिए। ये सब देखकर फैंग ज़ाओ पर अपना फ्यूचर ग्रोथ पाथ साफ नजर आने लगा। एक्सप्लोर करो, अनडेड को हंट करो, सोल फायर एब्जॉर्ब करो और लगातार इवॉल्व होते जाओ। उसने महसूस किया कि अगर उसका स्केलेटन क्लोन कंटिन्यूसली हंटिंग करता रहा तो उसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होगी। उसने आसपास नजर डाली। दूर दूर तक पूरा कैनियन वॉन्डरिंग स्केलेटन से भरा हुआ था। हजारों स्केलेटन बिना किसी पर्पस के धूल में इधर उधर घूम रहे थे। फैंग ज़ाओ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। ये पूरा एरिया मेरा हंटिंग ग्राउंड बन सकता है। लेकिन उसके थॉट्स अचानक टूट गए। दूर कहीं से फुटस्टेप्स की हल्की सी आवाज सुनाई दी। स्केलेटन क्लोन तुरंत मुड़ गया। अंधेरे कैनियन के बीच एक अकेला शैडो फिगर धीरे धीरे उसकी तरफ चलकर आ रहा था। जब वो करीब आया तो सिस्टम ने तुरंत उसका एनालिसिस शुरू कर दिया। टारगेट आइडेंटिफाइड, नेक्रोमैंसर कॉन फॉडर स्केलेटन। रैंक अप्रेंटिस, बॉडी वीक, इंटेलिजेंस नन, वीकनेस सोल फायर। इंफॉर्मेशन मिलते ही फैंग ज़ाओ ने बिना वक्त गवाए स्केलेटल आर्मामेंट एक्टिवेट कर दिया। पास पड़े बोन पाइल से डार्क एनर्जी निकलने लगी। डजन्स ऑफ बोन्स हवा में उठे। कुछ ही पलों में उसके हाथ में एक जाइगैंटिक जैकेट बोन स्पीयर तैयार हो गई। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, बोन स्पीयर सक्सेसफुली फॉर्ज्ड। स्केलेटन क्लोन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। फिर बोन स्पीयर सीधा वॉन्डरिंग स्केलेटन के चेस्ट को चीर गया। उसकी रिब केज टुकड़ों में टूट गई। साथ ही एक ब्लू सोल फायर हवा में निकल आई। सिस्टम नोटिफिकेशन, एजिलिटी इंक्रीज्ड, सोल पावर इंक्रीज्ड। फैंग ज़ाओ रुका भी नहीं। उसने स्पीयर को घुमाया और दूसरे वॉन्डरिंग स्केलेटन को सीधा उड़ा दिया। वो भी धूल बनकर बिखर गया। एक और सोल फायर एब्जॉर्ब हुई। कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीज्ड, सोल पावर इंक्रीज्ड। इसके बाद फैंग ज़ाओ लगातार स्केलेटन्स का शिकार करता रहा। हर एनिमी के साथ उसके एट्रीब्यूट्स और सोल पावर स्टेडीली बढ़ते गए। काफी देर बाद जब आसपास कोई एनिमी नहीं बचा, उसने अपना स्टेटस पैनल खोला। उसके लगभग सारे एट्रीब्यूट्स पहले से काफी इंप्रूव हो चुके थे। सोल पावर भी अच्छी खासी अक्यूमुलेट हो गई थी। लेकिन पैनल देखकर भी उसने सिर्फ एक बात कही, अभी भी ये काफी नहीं है, मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। सीन फिर से रियल वर्ल्ड के हाइकिंग हाई स्कूल में शिफ्ट होता है। दिन की रोशनी कोर्टयार्ड पर पड़ रही थी। फैंग ज़ाओ अब भी स्कूल के पीछे खड़ा था जब किसी ने उसका नाम पुकारा। फैंग ज़ाओ। उसने आंखें खोली। उसके सामने बाई चोसुन खड़ी थी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फैंग ज़ाओ थोड़ा सरप्राइज हुआ। तुम यहाँ क्यों आई हो? बात करते करते बाई चोसुन की नजर उसके लेफ्ट आर्म पर पड़ी। उसने शौक से कहा, तुम्हारे हाथ पर यह चोट? फैंग ज़ाओ ने नीचे देखा। उसके लेफ्ट आर्म पर वही बाइट मार्क था जो अनडेड रेल्म में स्केलेटन क्लोन को लगा था। बाई चियोसुन ने तुरंत गलत समझ लिया। उसने सोचा फैंग ज़ाओ अपनी वीक प्रोफेशन से डिसअपॉइंटेड होकर खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। वो थोड़े गुस्से और कंसर्न के साथ बोली, सिर्फ नेक्रोमैंसर अवेकन करने की वजह से खुद को हर्ट करना बिल्कुल स्टूपिड बात है। फैंग ज़ाओ तुरंत समझ गया कि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसने मन ही मन डिसाइड किया, आगे से अनडेड रेल्म में एंटर करने के लिए मुझे और भी ज्यादा प्राइवेट जगह ढूंढनी होगी। फिर उसने नॉर्मल एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, यह बस एक छोटा सा स्क्रैच है, इतनी टेंशन मत लो। बाई चियोसन को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन उसी वक्त स्कूल की बेल बज उठी। मेडिटेशन क्लास शुरू होने का सिग्नल मिल चुका था। बाई शाओचुन ने फैंग ज़ाओ की तरफ देखते हुए कहा, चलो क्लास शुरू होने वाली है, वापस चलते हैं। दोनों साथ साथ स्कूल के मेन बिल्डिंग की तरफ चलने लगे। लेकिन रास्ते में अचानक फैंग ज़ाओ के सीने में तेज दर्द उठा। वो जोर जोर से खांसने लगा। बाई शाओचुन तुरंत घबरा गई। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं लग रही, चलो अभी इन्फर्मरी चलते हैं। लेकिन फैंग ज़ाओ ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला दिया, मैं ठीक हूं, सिर्फ छोटी सी बात है।
इसी वक्त उसके सामने एक सिस्टम वार्निंग फ्लैश हुई। वार्निंग, अनडेड रियल्म सेशन बहुत ज़्यादा देर तक चल चुका है, अपनी फिजिकल कंडीशन पर ध्यान दें। ये देखकर फांग झाओ तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोलता है। उसकी आंखें सरप्राइज से फैल जाती हैं। उसके रियल वर्ल्ड एट्रीब्यूट्स भी बढ़ चुके थे। स्ट्रेंथ अप, कॉन्स्टिट्यूशन अप, एजिलिटी अप, स्पिरिट अप, और सबसे नीचे एक नया ऑप्शन चमक रहा था, डिड्यूसिबल स्किल। फांग झाओ के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, अगर मैं सिस्टम से नए स्किल्स क्रिएट कर सकता हूं तो एक दिन टॉप टियर अवेकेंड प्रोफेशनल्स के लेवल की एबिलिटीज भी बना सकता हूं। उसी वक्त स्कूल की बेल बज उठी। सब स्टूडेंट्स मेडिटेशन क्लास के लिए क्लासरूम में बैठ गए। क्लास के फ्रंट में एक खूबसूरत टीचर खड़ी थी। उनका नाम था शेन होंगयू। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और हाथ में एक मेडिटेशन मैनुअल उठाया। शेन होंगयू बोली, ये मैनुअल हर प्रोफेशन के बेसिक मेडिटेशन मेथड को कंटेन करता है। आज तुम सब मेडिटेशन के थ्रू अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को एक्टिवेट करने की प्रैक्टिस करोगे। वो आगे समझाने लगी, मेडिटेशन स्पिरिट पावर को इंक्रीज करता है और स्पिरिट पावर ही हर प्रोफेशन की फाउंडेशन है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे थे। टीचर ने उन्हें एनकरेज करते हुए कहा, अगर पहली बार में सक्सेस ना मिले तो टेंशन मत लेना। मुझे खुद मेडिटेशन प्रॉपरली सीखने में आधा महीना लगा था। फांग झाओ अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहा। उसका ध्यान लेक्चर में कम और सिस्टम पर ज़्यादा था। तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आ गई, स्केलेटन मेडिटेशन मेथड डिटेक्टेड, क्विक डिडक्शन अवेलेबल, करंट स्टेज एंट्री लेवल, लर्न नाउ। फांग झाओ ने बिना एक सेकंड सोचे यस सेलेक्ट कर दिया। तुरंत उसके दिमाग के आसपास एनर्जी घूमने लगी। कुछ ही पल बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आई, स्केलेटन मेडिटेशन मेथड सक्सेसफुली लर्नड। स्किल डिस्क्रिप्शन सामने खुल गया। ये एक अप्रेंटिस रैंक एंट्री लेवल मेडिटेशन टेक्निक थी। इसके थ्रू नेक्रोमांसर स्केलेटन को विजुलाइज करके धीरे धीरे स्पिरिट एट्रीब्यूट बढ़ा सकता है। डिस्क्रिप्शन पढ़कर फांग झाओ हल्का सा मुस्कुराया। स्केलेटन इमेजिन करना, मेरे लिए तो ये बहुत ईजी है। आखिर उसके पास ऑलरेडी एक रियल स्केलेटन क्लोन मौजूद था। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने रियलाइज किया कि जब भी उसका स्केलेटन क्लोन अनडेड रियल में होता है, वो भी एक तरह की मेडिटेशन ही काउंट होती है। मतलब जब उसका असली बॉडी रियल वर्ल्ड में आराम करेगा, उसका स्केलेटन क्लोन अनडेड रियल में कंटिन्यूसली कल्टीवेट करता रहेगा, यानी 24 आवर्स बिना रुके ट्रेनिंग। ये सोचकर फांग झाओ के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई, लेकिन सिस्टम ने तुरंत एक और वार्निंग दे दी, रिमाइंडर, अनडेड रियल में एंटर करने के लिए स्पिरिट पावर कंज्यूम होती है। अगर क्लोन और मेन बॉडी की ग्रोथ बैलेंस में नहीं रही तो इसका बर्डन डेंजरस हो सकता है। रिस्क समझते ही फांग झाओ ने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपने स्केलेटन क्लोन को दोबारा अनडेड रियल में भेज दिया। क्लोन पहुंचते ही लो लेवल अनडेड मॉन्स्टर्स का शिकार शुरू कर देता है। फांग झाओ मन ही मन सोचता है, जब बाकी स्टूडेंट सिर्फ मेडिटेशन करेंगे तब मेरा क्लोन मॉन्स्टर्स हंट करके मुझे कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्गर बनाता रहेगा। मैं उन सब से कई गुना फास्टर ग्रो करूंगा। लेकिन उसके थॉट्स फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने तोड़ दिए। नोटिफिकेशन में लिखा था, क्लोन स्किल हैज रीच्ड इंस्टिंक्ट प्रोफिशिएंसी, 10 सोल पावर कंज्यूम करके अननोन स्किल डिड्यूस की जा सकती है। फांग झाओ ने तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोला। उसमें वही नया ऑप्शन दिख रहा था, डिड्यूसिबल स्किल। अब उसे समझ आ गया, सिस्टम जिस डिडक्शन फंक्शन की बात कर रहा था वो सिर्फ अनडेड रियल में ही परफॉर्म की जा सकती थी। उधर स्केलेटन क्लोन तुरंत डिडक्शन प्रोसेस शुरू करता है। उसके सामने एक सिस्टम इंटरफेस खुल जाता है। एक प्रोग्रेस बार धीरे धीरे भरने लगती है। कुछ ही देर बाद डिडक्शन सक्सेसफुल, एक नई स्किल अनलॉक हो गई, बोन जैवलिन। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक यूजर कंडेंस्ड बोन से एक पावरफुल जैवलिन बनाकर एनिमी पर थ्रो कर सकता है। यह अटैक सिर्फ आर्मर पियर्सिंग फिजिकल डैमेज ही नहीं बल्कि डेथ एनर्जी डैमेज भी डील करता है, और इसकी क्वांटिटी, पावर और रेंज यूजर के स्पिरिट एट्रीब्यूट और स्किल प्रोफिशिएंसी पर डिपेंड करती है। स्केलेटन क्लोन ने अपने हाथ में बनी हुई बोन स्पीयर को देखा। उसने तुरंत समझ लिया कि यह नई स्किल उस वेपन के साथ परफेक्टली मैच करती है। तभी एक और इंटरफेस सामने आ गया। उसमें एक पूरा स्किल एवोल्यूशन ट्री बना हुआ था। बोन जैवलिन के नीचे फ्यूचर स्किल्स दिख रही थीं, बोन शील्ड, जायंट बोन क्लॉ, बोन प्रिजन। ये देखकर स्केलेटन क्लोन भी सरप्राइज हो गया। सिर्फ एक स्किल नहीं, इसके साथ पूरी एवोल्यूशन ट्री भी मिली है।
इसी बीच उसकी नज़र दूर भागते हुए 2 लो लेवल स्केलेटन मॉन्स्टर्स पर पड़ी। स्केलेटन क्लोन ने तुरंत डिसाइड किया, मुझे और सोल पावर चाहिए, और वो उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। उसने अपना हाथ उठाया, एक जायगेंटिक बोन जैवलिन हवा में कंडेंस हुई। अगले ही पल बोन जैवलिन बिजली की रफ्तार से हवा चीरती हुई निकली। वो सीधा भागते हुए स्केलेटन के सीने में घुस गई। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि पूरा स्केलेटन टुकड़ों में टूट गया। उसकी हड्डियां कैनियन में हर तरफ बिखर गईं। सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत सामने आई। एजिलिटी +0.05, सोल पावर +0.05। लेकिन रिवॉर्ड्स देखकर फांग झाओ ने एक बात नोटिस की। अब ये वीक स्केलेटन्स पहले के कंपैरिजन में बहुत कम एट्रीब्यूट्स और सोल पावर दे रहे थे। उसने तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोला और अपने नए एट्रीब्यूट्स को ध्यान से देखने लगा। स्केलेटन क्लोन ने अपना अपडेटेड स्टेटस ध्यान से चेक किया और एक इंपॉर्टेंट बात समझ गया। सिस्टम कभी भी वीक एनिमीज से अनलिमिटेड एट्रीब्यूट्स फार्म करने की परमिशन नहीं देगा। मतलब अगर उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनना था तो एक ना एक दिन उसे अनडेड रेल्म के और भी डेंजरस एरियाज में जाना ही पड़ेगा। फिलहाल उसने डिसाइड किया कि जब तक लो लेवल अनडेड से बोन एसेंस मिल रही है तब तक उनका शिकार जारी रखेगा। सीन फिर से हाइकिंग हाई स्कूल की क्लासरूम में शिफ्ट होता है। फैंग जाओ अपनी सीट पर शांत बैठा था। अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से खुद ही हंस पड़ा। उसकी ये स्माइल तुरंत मेडिटेशन टीचर शेन होंग यू की नज़र में आ गई। उसके पीछे बैठा एक क्लासमेट उसकी स्लीव खींचकर उसका ध्यान दिलाने ही वाला था, लेकिन तब तक शेन होंग यू उसकी डेस्क के पास पहुंच चुकी थी। वो नीचे देखकर थोड़ी नाराज आवाज में बोली, जब पूरी क्लास सीरियसली मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही है तब तुम हंस क्यों रहे हो? फैंग जाओ कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था कि तभी लियू रिंजा जोर से बोल पड़ा, टीचर ये मेडिटेशन कर ही नहीं पा रहा। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लासरूम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक स्टूडेंट बोला, रेयर प्रोफेशंस की मेडिटेशन तो और भी पावरफुल होनी चाहिए। दूसरा तुरंत बोला, सब प्रोफेशन पर डिपेंड करता है। किसी ने याद दिलाया, नेक्रोमैंसर प्रोफेशन बहुत रेयर होती है और सुना है स्केलेटन मेडिटेशन मेथड भी इनकम्प्लीट है। इसलिए अगर फैंग जाओ मेडिटेशन में फेल हो रहा है तो ये नॉर्मल बात है। फैंग जाओ चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। शेन होंग यू ने भी सर हिलाकर कहा, हाँ नेक्रोमैंसिस के लिए मेडिटेशन और भी डिफिकल्ट होती है, लेकिन मुश्किल होना गिव अप करने का एक्सक्यूज नहीं बन सकता। फिर उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए कहा, और तुम्हारी वजह से पूरी क्लास का कंसंट्रेशन भी टूट गया है। अपनी बात प्रूव करने के लिए उन्होंने सबका ध्यान लियू रिंजा की तरफ कर दिया। उसके हाथ के ऊपर मेडिटेशन से बनी हुई एक फायरी डैगर हैंडल हवा में तैर रही थी। शेन होंग यू ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, सिर्फ एक क्लास में ही लियू रिंजा ने मेडिटेशन के थ्रू डैगर हैंडल मैनिफेस्ट कर दिया है। ये काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। लियू रिंजा ने एरोगेंट स्माइल के साथ जवाब दिया, टीचर मैंने तो मेडिटेशन मेथड का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही कॉम्प्रिहेंड किया है। ये लेवल तो बस एवरेज जीनियस के बराबर है। ये कहकर उसने सीधा फैंग जाओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। अब तुम्हें समझ आ गया होगा नेक्रोमैंसर और बाकी प्रोफेशंस के बीच कितना बड़ा डिफरेंस होता है। फैंग जाओ ने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में बोला, हाँ तुम्हारी स्पीड वाकई बहुत एवरेज है। ये सुनते ही लियू रिंजा का चेहरा बदल गया। वो गुस्से से चिल्लाया, तुम खुद मेडिटेशन में एंटर भी नहीं कर पाए और मुझे एवरेज कह रहे हो? लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक डार्क ग्रीन एनर्जी की एक पावरफुल वेव फैंग जाओ के बॉडी से फूट निकली। शॉक वेव इतनी पावरफुल थी कि कई स्टूडेंट्स अपनी जगह से पीछे खिसक गए। टीचर शेन होंग यू ने हवा में उड़ती हुई कैप को पकड़ लिया। उनकी आंखों में सिर्फ डिसबिलीफ था। एक ही क्लास पीरियड में इतनी प्रोग्रेस, ये उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फैंग जाओ के पीछे धीरे धीरे उसके आर्मर्ड स्केलेटन क्लोन का फैंटम इमेज अपीयर हो गया। डार्क ऑरा के बीच खड़े फैंग जाओ ने कॉन्फिडेंस से कहा, अगर लियू रिंजा एवरेज जीनियस है तो शायद मैं उससे 10 करोड़ गुना बेटर हूं। उसी वक्त क्लासरूम का दरवाजा खुला। कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर लियू हु अंदर आए। उन्होंने स्टूडेंट्स की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल किया। लगता है सबकी मेडिटेशन प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही है। फिर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, कल कॉम्बैट टेस्ट होगा। ये सुनते ही फैंग जाओ भी सरप्राइज हो गया। कॉम्बैट टेस्ट? अनाउंसमेंट के बाद पूरी क्लास में हंगामा मच गया। इतनी जल्दी कॉम्बैट क्लास? हम तो अभी एंट्री लेवल मेडिटेशन तक भी प्रॉपरली नहीं पहुंचे। सब स्टूडेंट्स टेंशन में आ गए। सिर्फ लियू रिंजा चुपचाप फैंग जाओ को घूर रहा था। उसने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। मेडिटेशन और असली कॉम्बैट में बहुत फर्क होता है। तुम सिर्फ एक वीक मेज हो फैंग जाओ, कल के बाद तुम इतना एटीट्यूड कभी नहीं दिखा पाओगे। सीन फिर से अनडेड रेल्म में शिफ्ट होता है। रॉकी कैनियन में काउंटलेस माइंडलेस स्केलेटन मॉन्स्टर्स इधर उधर घूम रहे थे। आर्मर्ड स्केलेटन क्लोन अपनी बोन स्पीयर लेकर उनके बीच आगे बढ़ रहा था।
क्लोन के थ्रू फैंग जाओ ने नोटिस किया कि स्केलेटन मेडिटेशन मेथड के एंट्री स्टेज पर पहुंचने के बाद अनडेड रेल्म में उसका स्टे टाइम काफी बढ़ गया था। यह उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था। उसने डिसाइड किया, स्पिरिट पावर खत्म होने से पहले जितने अनडेड मार सकता हूं मारूंगा। अगले ही पल क्लोन सीधा मॉन्स्टर्स की भीड़ में घुस गया। एक के बाद एक स्केलेटन मॉन्स्टर्स उसकी बोन स्पीयर से टूटकर धूल में बदलते गए। पूरा कैनियन हड्डियों और धूल से भर गया। लेकिन फैंग जाओ रुका नहीं। वो और भी ज्यादा अग्रेसिवली फाइट करता रहा। हर किल के साथ उसका डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग होता गया। काफी देर तक लगातार हंटिंग करने के बाद क्लोन की मूवमेंट्स धीमी पड़ गईं। उसने अपनी बोन स्पीयर जमीन पर टिकाई और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसकी स्पिरिट पावर लगभग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी। जैसे ही स्केलेटन क्लोन अपनी बची हुई स्पिरिट पावर के साथ खड़ा था, तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठी। कंग्रेचुलेशंस, फैंग जाओ की प्रोफेशनल रैंक इंक्रीज हो चुकी है। स्केलेटन क्लोन एनहांसमेंट अवेलेबल। ये देखकर क्लोन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। उसने बिना देरी किए अपग्रेड एक्सेप्ट कर दिया। अगले ही पल एक जाइगेंटिक ग्रीन पिलर ऑफ लाइट उसके पूरे शरीर को घेर लेती है। सिस्टम उसका एनहांसमेंट शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जब रोशनी धीरे धीरे गायब होती है तो क्लोन पहले से भी ज्यादा पावरफुल आर्मर पहने हुए बाहर निकलता है। उसका नया स्टेटस विंडो सामने आ जाता है। रैंक अप्रेंटिस मिडिल स्टेज, स्ट्रेंथ 5, कॉन्स्टिट्यूशन 3, एजिलिटी 3, स्पिरिट 3, इक्विपमेंट ग्रे इंफीरियर बोन स्पीयर, स्किल्स स्केलेटल आर्मामेंट, इंस्टिंक्ट प्रोफिशिएंसी, ब्रूटल स्ट्राइक एंट्री स्टेज, सोल पावर 10। तभी एक और नोटिफिकेशन सामने आती है। अपग्रेड कंप्लीट, न्यू स्किल ऑटोमेटिकली अक्वायर्ड, ब्रूटल स्ट्राइक। स्केलेटन क्लोन थोड़ा सरप्राइज हो गया। तो रैंक अपग्रेड करने पर नए स्किल्स भी मिलते हैं। उसने तुरंत नई स्किल की डिस्क्रिप्शन पढ़ी। ब्रूटल स्ट्राइक, यह स्किल एक ही अटैक में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ रिलीज करती है। इसकी पावर यूजर के स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट और स्किल प्रोफिशिएंसी पर डिपेंड करती है। स्केलेटन क्लोन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने सोचा, अब अनडेड मॉन्स्टर्स को और भी जल्दी खत्म कर पाऊंगा। लेकिन वो कुछ और करता उससे पहले ही अचानक उसके पूरे शरीर में कमजोरी की लहर दौड़ गई। उसके पैर लड़खड़ा गए। तब उसे याद आया, अपग्रेड और स्किल नोटिफिकेशंस देखते देखते वो ये भूल गया था कि उसकी स्पिरिट पावर पहले ही ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। अब उसका बॉडी और सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। क्लोन धीरे से एक घुटने पर बैठ गया। उसने अपनी बोन स्पीयर का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। सीन फिर से हाइकिंग हाई स्कूल के स्पोर्ट्स फील्ड में शिफ्ट होता है। रनिंग ट्रैक के पास स्टूडेंट्स इधर उधर चल रहे थे। कंक्रीट स्टेप्स पर फैंग जाओ बैठा हुआ था। उसका एक हाथ उसके माथे पर था। स्पिरिट पावर के एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से उसका सर बुरी तरह दर्द कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, मेरा स्पिरिट एट्रीब्यूट अभी भी बहुत कम है। इसी वक्त बाई चियाओचुन उसके पास आई। उसने कंसर्न के साथ पूछा, फैंग जाओ तुम ठीक हो? मेडिटेशन क्लास के बाद से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पिछले पूरे हफ्ते से तुम ऐसे ही दिख रहे हो। फैंग जाओ ने थकी हुई स्माइल दी। मैं ठीक हूं, बस रोज थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूं। लेकिन अंदर ही अंदर उसने खुद को याद दिलाया, सिस्टम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसने डिसाइड किया कि आज के बाद वो सिर्फ तभी अनडेड रेल्म में एंटर करेगा जब आसपास कोई ना हो। तभी सामने से लियू रिंजिया अपने एक दोस्त के साथ गुजर रहा था। उसने फैंग जाओ को देखा और हंसी उड़ाते हुए बोला, नेक्रोमैंसर प्रोफेशन वैसे भी बेकार होती है। थोड़ी सी ज्यादा मेडिटेशन की और इतनी बुरी हालत हो गई। उसका दोस्त भी हंस पड़ा। एंट्री स्टेज मेडिटेशन अचीव कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। लियू रिंजिया ने घमंड से कहा, आखिर में असली वैल्यू मेडिटेशन की नहीं, स्ट्रेंथ की होती है। यह सुनकर बाई चियाओचुन आगे बढ़ी। उसने गुस्से में कहा, फैंग जाओ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग हमेशा ऐसे ही क्यों टारगेट करते रहते हो? लियू रिंजिया ने कंधे उचका दिए। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। फैंग जाओ आराम से उठकर उसके पास चला गया। उसने बिल्कुल शांत आवाज में पूछा, क्या तुम दोबारा पिटना चाहते हो? यह सुनते ही लियू रिंजिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। ऑरेंज एनर्जी उसके हाथ के आसपास जमा होने लगी।
वो घमंड से बोला, मैं 1 हफ्ते पहले वाला ल्यूरेंजिया नहीं हूं। मैंने अपनी प्रोफेशनल स्किल भी सीख ली है। तुम्हें हराने के लिए मुझे सिर्फ एक मूव चाहिए। दोनों के बीच एटमॉस्फेयर गर्म हो गया। लेकिन तभी बस एक सख्त आवाज पूरे फील्ड में गूंज उठी। सब स्टूडेंट्स पलट कर देखते हैं। कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर ल्यू हू उनकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने दोनों को गुस्से से देखा। स्कूल तुम्हें कॉम्बैट स्किल्स इसलिए नहीं सिखाता कि तुम अपने क्लासमेट से लड़ाई करो। ये स्किल्स विशियस घोस्ट्स और मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए हैं। यह सुनते ही ल्यूरिंजिया तुरंत शांत हो गया। उसने सर झुकाकर कहा, सॉरी इंस्ट्रक्टर। ल्यू हू ने फिर फैंगजाओ की तरफ देखा। मेडिटेशन क्लास की परफॉर्मेंस याद करते हुए वो बोले, मेडिटेशन में जितनी मेहनत की है उतनी ही मेहनत कॉम्बैट ट्रेनिंग में भी करना। फैंगजाओ ने रिस्पेक्टफुली सर हिला दिया। जी इंस्ट्रक्टर। जब ल्यू हू वहां से चले गए तो फैंगजाओ को महसूस हुआ कि इंस्ट्रक्टर उस पर खास ध्यान दे रहे हैं। कुछ ही देर बाद ल्यू हू स्पोर्ट्स फील्ड के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, सब स्टूडेंट्स लाइन में आ जाओ। पूरा क्लास तुरंत असेंबल हो गया। फिर उन्होंने 2 स्टूडेंट्स को आज का ट्रेनिंग इक्विपमेंट लाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद 2 स्टूडेंट्स एक बड़ा कवर्ड कार्ड धक्का देते हुए रनिंग ट्रैक पर लाए। फैंगजाओ क्यूरियोसिटी से देखने लगा। ल्यू हू ने कवर हटाया। उसके नीचे एक ह्यूमनॉइड टेस्ट गोलम खड़ा था। ल्यू हू ने एक्सप्लेन किया, यह अप्रेंटिस लेवल टेस्ट गोलम है। इसका यूज अटैक और डिफेंस कैपेबिलिटी मेजर करने के लिए किया जाता है। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, सबसे वीक अबिस डीमन यूनिट इम्प को रेफरेंस मानो। उसके क्लॉज को सीधा रोकने के लिए कम से कम 1000 डिफेंस वैल्यू चाहिए। एक स्टूडेंट गोलम को देखकर बोला, सर यह तो काफी पुराना लग रहा है, कहीं हमारे अटैक से टूट ना जाए। यह सुनकर ल्यू मुस्कुराए। उन्होंने सीधा गोलम के सर पर जोर से मुक्का मारा। मेटल की तेज आवाज पूरे फील्ड में गूंज उठी। ल्यू हू कॉन्फिडेंटली बोले, आज तक किसी नए स्टूडेंट ने टेस्ट गोलम को डिस्ट्रॉय नहीं किया। फिर उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की, लेकिन आज अगर कोई भी स्टूडेंट सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से इस टेस्ट गोलम को तोड़ देता है तो मैं खुद उसके लिए 20 अलायंस कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स रिवॉर्ड रेकमेंड करूंगा। यह सुनते ही पूरी क्लास का एक्साइटमेंट आसमान छू गया। फैंगजाओ के दिमाग में तुरंत एक बात आई, अलायंस कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इस दुनिया की कॉमन करेंसी थी। इन्हीं पॉइंट्स से पावरफुल आइटम्स, रिसोर्सेज और स्किल्स खरीदे जा सकते थे। रिवॉर्ड सुनते ही सब स्टूडेंट्स सबसे पहले टेस्ट देने के लिए वॉलंटियर करने लगे। ल्यू हू ने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। टेस्टिंग कॉमन प्रोफेशन से शुरू होगी। सबसे पहले एक डार्क हेड स्टूडेंट आगे आया। उसने अपना फायरबॉल स्पेल कास्ट किया। आग का गोला सीधा टेस्ट गोलम से टकराया। एक्सप्लोजन के बाद भी गोलम बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। ल्यू हू ने रिजल्ट देखकर अनाउंस किया, अटैक स्कोर 48। फिर उन्होंने स्टूडेंट की तरफ देखकर कहा, अभी तुम्हें और बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। सबसे पहला स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखकर निराश हो गया। वो कंप्लेन करते हुए बोला, सर मेरा अटैक तो इससे काफी ज्यादा पावरफुल लगा था, लेकिन टेस्ट गोलम का रिजल्ट वही रहा। उसके बाद एक रेड हेड स्टूडेंट आगे आया। उसने अपनी स्किल क्रिपलिंग स्ट्राइक एक्टिवेट की। अटैक के बाद मशीन ने स्कोर दिखाया, अटैक स्कोर 41। अगला स्टूडेंट एक ब्लू हेड आर्चर था। उसने पेट्रीफाइंग एरो छोड़ी। एरो सीधा टेस्ट गोलम से टकराया। मशीन पर स्कोर आया, अटैक स्कोर 50। इस तरह एक एक करके सारे कॉमन प्रोफेशन वाले स्टूडेंट्स अपना टेस्ट कंप्लीट करते गए। जब उन सब की टेस्टिंग खत्म हो गई, इंस्ट्रक्टर ल्यू हू ने अनाउंस किया, अब हिडन और स्पेशल प्रोफेशंस वाले स्टूडेंट्स अपनी बारी से आगे आएंगे। पीछे खड़े कॉमन प्रोफेशन के स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। एक स्टूडेंट ने निराश होकर कहा, हम में से कोई भी 60 से ऊपर स्कोर नहीं ला पाया। दूसरा बोला, लगता है 20 अलायंस कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जीतना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। किसी ने क्यूरियोसिटी से पूछा, देखते हैं हिडन प्रोफेशन वाले कितना स्कोर करते हैं। लाइन में खड़ा फैंगजाओ चुपचाप सिस्टम इंटरफेस देख रहा था। फिर उसने अपने दोनों हाथों की तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, मेरी असली कॉम्बैट पावर तो स्केलेटन क्लोन के पास है, लेकिन क्या टेस्ट गोलम कंसेक्यूटिव अटैक्स का टोटल डैमेज कैलकुलेट करता है? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था।
तभी उसके पास खड़ा लियू रिंजिया फिर से उसका मजाक उड़ाने लगा। वो हंसी के साथ बोला, क्या हुआ फैंगजाओ, इतना चुप क्यों हो? लगता है तुम्हें पहले ही पता है कि तुम्हारा स्कोर क्लास में सबसे नीचे होगा। फैंगजाओ ने उसकी तरफ भी नहीं देखा। उसने सिर्फ शांत आवाज में कहा, ठीक है। उसकी बेपरवाही देखकर लियू रिंजिया और भी आरोगेंट हो गया। वो आगे बढ़ा और बोला, अब मैं तुम्हें हिडन प्रोफेशन और नेक्रोमांसर के बीच का असली डिफरेंस दिखाता हूं। ये कहकर उसने तुरंत अपनी स्किल एक्टिवेट कर दी, फैंटम डैगर। उसका बॉडी ब्लर हो गया। एक ही जंप में वो टेस्ट गोलम के पास पहुंच गया। स्लैश! उसने जबरदस्त वार किया। मशीन का डिस्प्ले चमका। अटैक स्कोर 80। इंस्ट्रक्टर लियू हू ने क्लिपबोर्ड देखते हुए अनाउंस किया, लियू रिंजिया का अटैक कैपेबिलिटी 80। रिजल्ट देखकर लियू रिंजिया के चेहरे पर घमंड भरी स्माइल आ गई। उसने सबकी तरफ देखकर कहा, यही होती है हिडन प्रोफेशन, फैंटम असैसिन की ताकत। लेकिन एक स्टूडेंट तुरंत बोल पड़ा, क्लास में सिर्फ तुम ही हिडन प्रोफेशन वाले नहीं हो। ये सुनकर लियू हू ने क्लिपबोर्ड चेक किया। फिर उन्होंने आवाज लगाई, यह फान शांत तरीके से आगे बढ़ा। उसके आते ही स्टूडेंट्स धीरे धीरे बात करने लगे। ये डीमन हंटर है। स्कूल के सीनियर टीचर्स ने इसे पहले ही स्पेशल रिसर्च ग्रुप में रिक्रूट कर लिया है। देखते हैं इसका स्कोर कितना आता है। यह फान ने अपना हाथ उठाया। उसके आसपास एनर्जी जमा होने लगी। एक बड़ी कर्व्ड ब्लेड उसके हाथ में अपीयर हो गई। अगले ही पल वो हवा में उछल गया। वेंजेंस स्ट्राइक! ब्लेड सीधा टेस्ट गोलम से टकराया। मशीन ने पहला स्कोर दिखाया, 65। कई स्टूडेंट्स हैरान हो गए, बस 65? ये तो नॉर्मल प्रोफेशन से थोड़ा ही ज्यादा है। लेकिन यह फान बिल्कुल शांत था। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मेरा कॉम्बो अभी खत्म नहीं हुआ। उसने तुरंत दूसरी स्किल एक्टिवेट की, वेंजेंस कॉम्बो। बिजली की रफ्तार से उसने लगातार अटैक्स करने शुरू कर दिए। हर हिट के साथ टेस्ट गोलम का स्कोर बढ़ता गया, 69, 88, 94, 98 और आखिरी अटैक के बाद 100। डिस्प्ले पर फाइनल स्कोर चमक उठा। इंस्ट्रक्टर लियू हू ने ऑफिशियली अनाउंस किया, यह फान का अटैक कैपेबिलिटी 100। ये पूरा सीन देखकर फैंगजाओ की आंखों में चमक आ गई। उसका डाउट अब कंफर्म हो चुका था। टेस्ट गोलम सिर्फ एक अटैक नहीं, कंसेक्यूटिव अटैक्स का टोटल क्यूमुलेटिव डैमेज भी कैलकुलेट करता है। ये बात उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। यह फान कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड से वापस लौट गया। उसके मन में पूरा यकीन था कि क्लास में कोई उसका स्कोर क्रॉस नहीं कर सकता। पास खड़ी बाई चोचुन थोड़ी नाराज होकर बोली, उसने तो कॉम्बो अटैक्स यूज किए। अगर मैं भी कुछ और अटैक्स करती तो मेरा स्कोर भी और बढ़ जाता। लियू रिंजिया तुरंत हंस पड़ा। सपोर्ट प्रोफेशन को कॉम्बो स्किल मिलती ही नहीं। असैसिन होती तो शायद कुछ कर लेती। दोनों की बहस शुरू ही हुई थी कि लियू हू ने बाई चोचुन का नाम पुकार दिया। वो थोड़ी नर्वस होकर फील्ड पर आई। उसने मन ही मन खुद को मोटिवेट किया, मैं भी हिडन प्रोफेशन होल्डर हूँ, मुझे एम्बैरस नहीं होना। उसने अपने बॉडी के आसपास विंड एनर्जी गैदर की, फिर तेज रफ्तार से आगे बढ़कर टेस्ट गोलम पर अटैक किया। मशीन ने रिजल्ट दिखाया, अटैक स्कोर 31। इंस्ट्रक्टर लियू हू ने अनाउंस किया, बाई चोचुन का अटैक कैपेबिलिटी 31। ये देखकर बाई चोचुन उदास होकर सांस छोड़ी। सपोर्ट प्रोफेशन की अटैक पावर वैसे भी कम होती है। लियू रिंजिया जोर जोर से हंसने लगा, बस 31? अगर तुम असैसिन होती तो आराम से 80 क्रॉस कर लेती। टेस्टिंग जारी रही। अगला स्टूडेंट गू जिचाओ था। उसने चेन विंड एनर्जी मिसाइल यूज की। अटैक स्कोर 72। उसके बाद जाओ युआन आया। उसने शील्ड चार्ज एक्टिवेट की। अटैक स्कोर 69। फिर चेन योंग ने अपनी जायंट हैमर स्मैश यूज की। उसका रिजल्ट था अटैक स्कोर 84। एक के बाद एक इंप्रेसिव स्कोर सामने आते रहे, लेकिन अब तक कोई भी यह फन के 100 पॉइंट्स को क्रॉस नहीं कर पाया और ना ही कोई टेस्ट गोलम को तोड़ सका। तभी किसी स्टूडेंट ने अचानक कहा, एक हिडन प्रोफेशन होल्डर का टेस्ट अभी बाकी है। सबकी नजर एक ही इंसान पर जाकर रुक गई, फैंगजाओ द नेक्रोमांसर। उसका नाम सुनते ही लियू रिंजिया फिर से हंस पड़ा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, नेक्रोमांसर, इससे क्या उम्मीद रखनी? ये टेस्ट गोलम को क्या डैमेज करेगा, शायद खुद ही टूट जाए। लियू रंजा जोर जोर से हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम 10 अटैक पॉइंट्स भी ला पाओगे, और पता नहीं तुम्हारे स्केलेटन्स ठीक से खड़े भी हो पाते हैं या नहीं। फांगजाओ बिल्कुल शांत रहा। उसने सीधा पूछा, तो तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं 20 अलायंस कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं जीत सकता? लियू रंजा बिना एक पल सोचे बोला, बिल्कुल, और अगर तुम टेस्ट गोलम तोड़ दो तो मैं यहीं खड़े खड़े इसे खा जाऊंगा। फांगजाओ बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, ठीक है, अपनी ये बात याद रखना।
ये कहकर वो धीरे धीरे स्पोर्ट्स फील्ड के बीच पहुंच गया। उसने सब स्टूडेंट से कहा, सब लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। लियू रंजा फिर हंस पड़ा। उसने सोचा फांग जाओ शायद अपना लो स्कोर देखकर एम्बैरेसमेंट से बचना चाहता है, लेकिन फांग जाओ ने शांत आवाज में कहा, जो स्किल मैं यूज करने वाला हूं उसके लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही आसमान पर काले बादल छा गए। डार्क ग्रीन मैजिकल चेन्स जमीन पर फैलने लगी। पूरा स्पोर्ट्स फील्ड ईरी ऑरा से भर गया। अगली ही सेकंड जमीन फटने लगी। एक के बाद एक 10 स्केलेटन वॉरियर्स जमीन से बाहर निकल आए। ये देखकर पूरा फील्ड सन्न रह गया। स्टूडेंट्स शॉक में चिल्लाने लगे, इम्पॉसिबल! एक अप्रेंटिस लेवल नेक्रोमैंसर 10 स्केलेटन्स कैसे समन कर सकता है? नए नेक्रोमैंसर्स तो सिर्फ 2 स्केलेटन्स ही समन कर पाते हैं। किसी ने हैरानी से कहा, क्या फांग जाओ ब्लैक आयरन रैंक तक पहुंच गया? इंस्ट्रक्टर लियू हु भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्हें हिस्ट्री की सबसे टैलेंटेड नेक्रोमैंसर सूक सिंह यंग याद आ गई। जब वो पहली बार अवेकन हुई थी तब वो सिर्फ 5 स्केलेटन समन कर पाई थी। लियू हु के मन में एक ही सवाल था, क्या फांग जाओ का टैलेंट सूक सिंह यंग से भी ज्यादा है? सबकी रिएक्शन देखकर फांग जाओ मन ही मन मुस्कुरा दिया। मैंने तो अभी भी अपनी असली स्ट्रेंथ छुपा रखी है, वरना और भी बड़ा हंगामा हो जाता। उसने सिर्फ एक कमांड दी, अटैक। सारे स्केलेटन वॉरियर्स बिजली की रफ्तार से टेस्ट गोलम की तरफ दौड़ पड़े। उनकी स्पीड देखकर लियू रंजा की आंखें फट गई। अगले ही पल स्केलेटन्स ने हर तरफ से टेस्ट गोलम पर हमला बोल दिया। डिस्प्ले का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। 30, 45, 60 और आखिर में 65। स्कोर रुक गया। ये देखते ही लियू रंजा ने चैन की सांस ली। वो जोर से हंसकर बोला, बस इतना ही? 65 कोई खास स्कोर नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स भी बोले, नॉर्मल वॉरियर के लिए ये अच्छा स्कोर है, लेकिन इतने सारे स्केलेटन्स कंट्रोल करने वाले समनर के लिए ये डिसअपॉइंटिंग है। लियू रंजा ने फिर मजाक उड़ाया, मतलब हर स्केलेटन ने एवरेज 10 से भी कम डैमेज किया। फांग जाओ ने शांत आवाज में जवाब दिया, इतनी जल्दी कंक्लूजन मत निकालो, अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ। लियू रंजा कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी फांग जाओ ने अपनी उंगली चटाई। डार्क ग्रीन एनर्जी एक बार फिर फूट निकली। उसने धीरे से कहा, 10 स्केलेटन्स काफी नहीं है तो 20 ही सही। जमीन दोबारा फटने लगी। एक और वेव ऑफ स्केलेटन वॉरियर्स बाहर आ गई। अब फांग जाओ के सामने 20 स्केलेटन्स की पूरी अनडेड आर्मी खड़ी थी। ये देखकर पूरा स्पोर्ट्स फील्ड हिल गया। स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में चिल्लाने लगे। बाई चाओ चुन एक्साइटमेंट से उछल पड़ी। मुझे पता था फांग जाओ जरूर कर लेगा। उसकी चीयर सुनते ही स्केलेटन आर्मी दोबारा अटैक करने लगी। मशीन का स्कोर फिर से तेजी से बढ़ने लगा। 81, 97, 108 और स्कोर लगातार ऊपर चढ़ने लगा। रिलेंटलेस अटैक्स के बीच टेस्ट गोलम का एक पूरा हाथ टूटकर गिर गया। अगले ही पल एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। धूल और धुआं पूरे फील्ड में छा गया। जब धुआं धीरे धीरे हटा तो सबने देखा टेस्ट गोलम का सिर हवा में उछल चुका था। उसका डिस्प्ले टूटकर जमीन पर गिर गया। फाइनल स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर चमक रहा था, 999। पूरा स्पोर्ट्स फील्ड बिल्कुल खामोश हो गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फांग जाओ ने सिर्फ टेस्ट गोलम को हराया नहीं था, उसने उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। इंस्ट्रक्टर लियू हु भी टूटे हुए गोलम को देखकर सन्न रह गए। फांग जाओ आराम से आगे बढ़ा। उसने गोलम के अलग हुए सिर पर हाथ रखा, फिर लियू रंजा की तरफ देखकर बोला, अब अपना प्रॉमिस पूरा करो, टेस्ट गोलम खाना शुरू कर दो। लियू रंजा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। फांग जाओ हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वैसे अगर नहीं खाना चाहते तो मत खाओ, बस आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना। ये सुनते ही लियू रंजा डर के मारे वहां से भाग गया। जाते जाते बस उसने इतना बोला, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके भागते ही बाई चाओ चुन दौड़कर फांग जाओ के पास आ गई। वो एक्साइटमेंट से पूछने लगी, तुम इतने स्ट्रांग कैसे बन गए? प्लीज मुझे भी सिखा दो। फांग जाओ थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कुरा दिया, मैं तो बस नॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा था। तभी इंस्ट्रक्टर लियू हु भी उनके पास आए। उन्होंने फांग जाओ की तरफ देखकर कहा, तुमने आज बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। मैं स्कूल की स्पेशल सीड लिस्ट में तुम्हारे लिए जगह दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। सीन फिर प्रिंसिपल ऑफिस में शिफ्ट होता है। सफ़ेद बालों वाले प्रिंसिपल अपनी डेस्क पर बैठकर नए अवेकनिंग रिपोर्ट देख रहे थे। 10,000 नए स्टूडेंट्स में से 9,103 सक्सेसफुली अवेकन हुए थे। अवेकनिंग रेट लगभग 91% थी।
उसके बाद उन्होंने 85 रेयर प्रोफेशन होल्डर्स की लिस्ट देखी। उस लिस्ट में झाओ युआन, बाई चाओ चुन, गु जिचू और ये फान जैसे नाम शामिल थे। प्रिंसिपल ने सोचा कि इन सब को सीधा स्कूल के टॉप 100 सीट कैंडिडेट्स में ऐड कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र फांग जाओ की फाइल पर पड़ी वो रुक गए। फाइल पढ़ने के बाद उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, नेक्रोमैंसर प्रोफेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। फांग जाओ को सीड लिस्ट में शामिल करने की ज़रूरत नहीं।